नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में परिवहन और परिवहन के साधनों का विकास। तो स्टार्ट करते हैं कि भारत में परिवहन के साधनों का किस प्रकार से विकास हुआ है। तो परिवहन के माध्यम और उनके योगदान की बात करें तो भारत के अंदर जो सड़कें हैं, रेल है, वायु मार्ग है और जल मार्ग है, उनका योगदान किस प्रकार से। तो इस चार्ट के माध्यम से, इस सारणी के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारत में जो परिवहन होता है उस परिवहन का जो अधिकांश भाग होता है वह सड़कों से प्राप्त होता है। अर्थात भारत में जितने भी जो परिवहन है उस परिवहन का जो अधिकांश जो भाग है वह सड़कों के माध्यम से प्राप्त होता है। 9% जो है वह रेलों के माध्यम से, 6% जो है वायु मार्ग तथा जल मार्ग के माध्यम से, न्यूनतम केवल 2% जो है वह हम परिवहन जल मार्ग के माध्यम से करते हैं। सड़क परिवहन की बात करें तो जो भारत का जो सड़क परिवहन है उस सड़क परिवहन को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो सड़क परिवहन है वह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली भारत के अंदर देखने को मिलती है। सड़क परिवहन के अंतर्गत अगर हम मार्गों की बात करें तो मार्ग जो है यानी भारत में जो सड़कें हैं वो कई प्रकार की देखने को मिलती है। वैसे अगर हम बात करें सड़कों का तो सड़कों का जो जाल है वो विश्व का सबसे बड़ा यानी टॉप 3 जो सड़क जो मार्ग है उसके अंतर्गत देखा जा सकता है। और सड़क यातायात का जो देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, चाहे यात्रियों को ढोने में हो, चाहे सामान को एक स्थान से दूसरे यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, चाहे किसी प्रकार की जो यात्री हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो, दोनों ही माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो सड़कें हैं वह हमारे राष्ट्रीय जीवन की धमनियाँ हैं। धमनियाँ यानी जिस प्रकार से रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का जो कार्य धमनियाँ करती हैं, तो उसी प्रकार से सड़कें भी हमारी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए लाभदायक होती हैं। तो देश के आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के लिए इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व है और सड़कों का जो महत्व है वह आदिकाल से ही चला आ रहा है। तो बहुत प्राचीन समय से भी जहाँ हम बात करें, चाहे रेशम मार्ग की बात करें, चाहे हम ग्रांड ट्रंक रोड जो शेरशाह के काल में हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के इस काल में जो सड़कें पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में बनाई गई थी, इसी प्रकार से सम्राट अशोक ने भी सड़कों का निर्माण किया। लेकिन ये जो सड़कें थी वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। लेकिन अभी हम स्वतंत्रता और स्वतंत्रता पूर्व की बात या लगभग स्वतंत्रता पश्चात की बात करें तो यहाँ पर कई प्रकार की सड़कों की लंबाई और अलग अलग प्रकार के सड़क मार्ग देखने को मिलते हैं। भारत में सड़क परिवहन की बात करें तो यहाँ पर सड़क परिवहन को जैसे कि हम नेशनल हाईवेज जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेस वेज के अंतर्गत बांट सकते हैं। यानी राष्ट्रीय मार्ग का अर्थ होता है कि जो केंद्र सरकार के अधीन जो सड़कें होती हैं वो नेशनल हाईवे के नाम से जानी रहती है। इनके द्वारा राज्यों की बड़ी बड़ी जो राजधानियां हैं या बड़े बड़े जो औद्योगिक नगर हैं या व्यापारिक या बंदरगाह जो शहर हैं वो आपस में मिला दिए जाए। बात करें 1947 में तो 1947 में इसकी कुल लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो आंकड़ा है वो बढ़कर आप देखिएगा 1,87,000 किलोमीटर तक पहुँच चुका है। तो इसी प्रकार से दूसरा जो होता है वो होता है स्टेट हाईवे। अब स्टेट हाईवेज जो होते हैं तो राज्यों के अंदर जो विभिन्न जिलों को जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं वह स्टेट हाईवे कहलाती हैं। तो राज्य के औद्योगिक और व्यापारिक उत्थान में सबसे बड़ा योगदान रहता है और इनके रखरखाव और विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकारों द्वारा होती है। ये सड़कें जो आसपास की जो राज्य की जो सड़कें होती हैं उनसे या विभिन्न जो नेशनल हाईवे होती हैं उससे जोड़ दी जाती हैं। इसके अलावा इसके मार्गों की जो लंबाई की बात करें तो लगभग आपके 1,54,522 किलोमीटर लंबे यहाँ पर भारत में अंदर राज्य मार्ग यानी स्टेट हाईवे देखने को मिलते हैं। तीसरे जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट और लोकल रोड्स जिसे कहा जाता है जिला सड़कें। जिला सड़कों की बात करते हैं तो ये जो सड़कें होती हैं वह जिले के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए बनाई जाती हैं और इनके निर्माण और रखरखाव का जो दायित्व रहता है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD जो रहता है वह इसका रखरखाव करता है। तो ये सारे के सारे जिले के विभिन्न कस्बों और बड़े बड़े जो गांव होते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। इसके अलावा ये जो रोड होते हैं वह स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से भी जो छोटी छोटी बस्तियां हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। लगभग 25,77,396 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें देखने को मिलती हैं। ग्रामीण सड़कें नेक्स्ट, ये जिला सड़कें के बाद हम ग्रामीण सड़कों की बात करते हैं। विलेज रोड। अब विलेज रोड क्या करते हैं तो गांवों को परस्पर जोड़ने का काम
करती है। इसके साथ साथ ही अपने जिले और राजमार्ग जो हैं उनको मिलाने का काम करती है। तो ग्रामीण जीवन की जो गतिशीलता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसका जो निर्माण होता है कृषि व औद्योगिक विकास में बहुत अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। तो कृषि को व्यापारिक रूप प्रदान करने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और इसी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने जो सिक्स्थ जो योजना काल था उसके अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता का मिनिमम नीड्स प्रोग्राम तैयार किया था और उसके तहत ये सुनिश्चित किया गया या 1500 या 1500 से अधिक जो जनसंख्या वाले जितने भी जो गांव हैं उनको आपस में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उसके माध्यम से भी इसे जोड़ा गया। तो इस प्रकार से ये ग्रामीण सड़कें होती हैं जो गाँवों में छोड़ के, तो विलेज रोड। इसके अलावा एक रोड का एक और रूप देखने को मिलता है जिसे हम बॉर्डर रोड्स कहते हैं। तो बॉर्डर रोड्स जो होते हैं तो सामरिक दृष्टि से जो क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर इसे विकसित किया जाता है। तो 1960 में जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसे BRO कहा जाता है उसकी स्थापना की गई थी। तो ये संसार के सबसे ऊंचे ऊंचे भागों में जैसे कि आपके सियाचिन वाला क्षेत्र है या जो पहाड़ी जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में मनाली से लेकर जम्मू कश्मीर में लेह जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये सड़कें बनाता है। इसके अलावा जो दुर्गम और अगम्य जो सीमांत क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सड़कें बनाने का काम BRO के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान के जो यानी दूसरे देशों के साथ जितने भी हमारी यहाँ जो बाउंड्री शेयर होती हैं उन सभी की जगह पर हमारी इस प्रकार की सड़कों का बनाने का कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और रखरखाव की जो जिम्मेदारी है पूरी की पूरी भारत सरकार पर होती है और इसका जो नियंत्रण होता है वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा किया जाता है। केंद्रीय परिवहन जो मंत्रालय है वह राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करता है, उसका मैनेजमेंट करता है और 3 एजेंसियों के माध्यम से इस प्रकार का कार्य करता है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसे NHAI कहा जाता है। तो नेशनल हाईवेज पर आपने देखा होगा कि ब्लू कलर की कई बार ऐसी गाड़ियां घूमती रहती हैं जो वहां पर इस प्रकार का रखरखाव करती है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग जिसे PWD कहा जाता है, ये विभिन्न प्रकार की ग्रामीण सड़कों और जिलों के अंदर पाई जाने वाली सड़कों का रखरखाव और उसके प्रबंधन का कार्य करता है। तीसरा जो होता है वो सीमा सड़क संगठन जिसे BRO कहा जाता है। 1960 में इसका संगठन किया गया था। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो सीमावर्ती क्षेत्र होती हैं वहाँ पर ये सड़कों का विकास करता है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों में कुल सड़कों की जो लंबाई की बात करते हैं तो 2% है, लेकिन ये सड़क यातायात का लगभग 40% जो होता है भार वहन करती है, यानी 2% पर आपके 40% तक भार देखने को मिलता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जो नेशनल हाईवे है तो वह है NH44 जो श्रीनगर से आपकी कन्याकुमारी तक जाता है। कुल लंबाई इसकी 4745 किलोमीटर तक लंबा है। ये राजमार्ग जो है वह जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, UP, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों से होता हुआ गुजरता है और लास्ट में पहुंचता है कन्याकुमारी। सबसे छोटे NH हाईवे की नेशनल हाईवेज की बात करें तो वो है NH47A जो कोडुनोर से स्टार्ट होता है और वेलिंगटन द्वीप तक ये पहुंचता है। टोटल इसकी लंबाई है केवल 6 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ये नेशनल हाईवे नंबर 1 और नंबर 2 जो है उनको सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड GT रोड के नाम से जाना जाता है। ये आपके भारत का सबसे लंबा जो मार्ग है आप 44 को देखिएगा, श्रीनगर से स्टार्ट होता है, जम्मू से ये पठानकोट, जालंधर से होता हुआ हरियाणा, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सागर MP, नरसिंहपुर, नागपुर, आदिलाबाद, फिर हैदराबाद, फिर कर्नूल, फिर ये कृष्णागिरी, बेंगलोर होता है, सेलम और लास्ट ये कन्याकुमारी तक पहुंचता है जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे के रूप में जाना जाता है। तो ये पूरा का पूरा मैप है जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत के उत्तरतम बिंदु से भारत के दक्षिणतम बिंदु तक ये पूरा का पूरा जो मार्ग है इस प्रकार से चलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास जो परियोजना है जिसे NHDP कहा जाता है तो इसके द्वारा भारत सरकार ने निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं प्रारंभ की है। तो एक तो है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, दूसरा है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर योजना, 13 प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने वाली जो सड़कों की जो 4 लेन योजना की जो योजना है वो है। तीनों योजनाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले है आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो इसके तहत हम क्या करेंगे कि 4 मेगा सिटी जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली
जो सड़कों की उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी वाली 6 या 4 लेन जो सड़कें हैं उनको बनाने की योजना है। कुल लगभग 5,846 किलोमीटर की लंबी इनकी योजना रहेगी। शुरुआत की गई 1999 में, जो इसका फर्स्ट फेज़ था। तो इस फर्स्ट फेज़ के अलावा इस आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, यानी आपके यहाँ से स्टार्ट होगा, कलर चेंज करके मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से ये मार्ग स्टार्ट होगा और ये मार्ग जो है लास्ट जो है यहाँ से होते हुआ सीधा कन्याकुमारी और यहाँ से होता हुआ असम के। तो ये इस प्रकार से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के बीच में इस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। चतुर्भुज जिस प्रकार से मुंबई से दिल्ली 1419 किलोमीटर, दिल्ली से कोलकाता 1553 किलोमीटर, तो ये चतुर्भुज यहाँ पर बन रहा है। ये यहाँ से ये चतुर्भुज इस प्रकार से बनेगा। तो ये जो चतुर्भुज है ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो ये पूरा जो भाग है, ये जो चतुर्भुज है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कोलकाता से चेन्नई तक लगभग 1684 किलोमीटर और चेन्नई से मुंबई तक ये 1290 किलोमीटर। इस प्रकार से ये चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना कहा जाता है। इसके अलावा उत्तर दक्षिण का जो के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर हम दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। एक तो है आपका चतुर्भुज। अब चतुर्भुज कौन सा है, जो ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये तो हो गया चतुर्भुज जो इस प्रकार से बना हुआ है। इसके अलावा दूसरा जो है वह है गुजरात से लगाकर ये रोड जाती है असम के सिलचर तक। ये है ईस्ट को वेस्ट को ईस्ट से जोड़ रहा है और इसी प्रकार से नॉर्थ को जोड़ रहा है साउथ से। तो ये जो है इनका बीच का जो पॉइंट है देखिएगा, झांसी जो है उस झांसी में ये एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है। तो इस प्रकार से ये पूर्व पश्चिम गलियारा ये कहलाता है उत्तर दक्षिण गलियारा या इसे। तो यहाँ पर सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा जा रहा है और श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ा जा रहा है। फिर ये दोनों जो कॉरिडोर है ये उत्तर प्रदेश के अंदर झांसी के अंदर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं झांसी के अंदर। थर्ड जो फेस है इसके अंतर्गत देश में जो 13 जो बंदरगाह है उनको जोड़ने की योजना है। तो उसके अंतर्गत 4 लेन वाली यानी बंदरगांव से बंदरगांव जो जोड़ने वाली जो योजना है जिसे कहा जाता है सागरमाला परियोजना। तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो 1999 में शुरू हुई, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो 2004 में स्टार्ट हुई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो सन 2000 में स्टार्ट हुई, इन सभी योजनाओं को इसमें शामिल किया गया। फिर हम बात है तो विभिन्न योजनाओं की बात करें तो यहाँ पर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। इसके तहत हम देखेंगे 4 मेगा सिटी को आपस में जोड़ने का ये प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चतुर्भुज बनता है। चतुर्भुज किस प्रकार से बनता है तो यहाँ पर आपके मुंबई है, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से यहाँ पर है आपका चेन्नई। इन बड़े बड़े 4 महानगरों को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक चतुर्भुज बनता है। और इसके अलावा पोरबंदर से असम के सिलचर तक ये आपके पूर्व पश्चिम गलियारा और इसी प्रकार से श्रीनगर से लगाकर लास्ट जो है कन्याकुमारी तक ये आपका उत्तर दक्षिण गलियारा चलता है। तो इसके अलावा जो योजनाएं चली गई है उसको हम कह सकते हैं कि पूर्व उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारा हैं वो इस प्रकार से सिलचर से असम तक और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक चलता है। इसके अलावा जो बंदरगाह हैं उनको जोड़ने के लिए यहाँ पर सागरमाला योजना बनाई गई है और सागरमाला योजना के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। एक्सप्रेस हाईवे की बात करें तो काफ़ी तेज़ गति से वाहनों को चलाने के लिए इस प्रकार के एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया गया है। तो कुछ प्रसिद्ध जो एक्सप्रेस हाईवे हैं उसमें पुणे मुंबई का एक्सप्रेस वे हैं, नोएडा और आगरा का एक्सप्रेस वे हैं, दुर्गापुरा कोलकाता का एक्सप्रेस वे हैं। राज्यों के राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे की बात करें तो पूरा का पूरा रख रखाव की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्यों की रहती है। और देश के कुल राज्य मार्गों की अगर बात करें स्टेट हाईवे की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक देखने को मिलती है। जिला सड़कें जो PWD के अंदर आती हैं और वो सारे बड़े बड़े जो गांव होते हैं जिलों के उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। कुछ छोटी सड़कें होती हैं जिसका रखरखाव ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है तो उन्हें हम ग्रामीण सड़कें कहा जाता है। तो इस प्रकार से गाँवों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई। तो इस प्रकार से हमने
सड़कों का वर्गीकरण किया, जिसके अंतर्गत हमने स्वर्णिम चतुर्भुज और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, गांवों की सड़कें और सीमावर्ती सड़कें, जिसको बीआरओ के द्वारा विकसित किया जाता है। स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि नॉर्थ ईस्ट व साउथ वेस्ट जो कॉरिडोर है वह इस प्रकार से बनाया जाता है। सिलचर असम से पोरबंदर को लगभग 7,300 किलोमीटर की लंबाई में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा पूर्व पश्चिम महामार्ग, ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। और द्वितीय चरण में लगभग 12-13 जो बंदरगाह हैं उनको जोड़ने का भी काम चलेगा। तृतीय जो चरण रहेगा उसके अंतर्गत एनएचडीपी के अंतर्गत आपके 12,109 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और परिचालन किया जाएगा। यानी उसको बनाया जाता है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। पहले बनाया जाएगा, फिर चलाया जाएगा और फिर ट्रांसफर किया जाएगा। तो बीओटी के आधार पर इसे 4 लेन के अंतर्गत बनाया जाता है। लगभग 2009 में इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये राष्ट्रीय राजमार्गों का जो मैप है वो इस प्रकार से देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और स्टेट हाईवे हम पढ़ चुके हैं, जिला सड़कें के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, विलेज जो रोड है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ बॉर्डर रोड होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्रेस हाईवे हो सकता है। फिर भारत में सड़कों के वितरण की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें तो काफ़ी अलग अलग प्रकार का सड़कों का जो वितरण है वो देखने को मिलता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर काफ़ी अधिक अच्छी तरीके से सड़क वितरण स्थापित किया जा सकता है। तो गंगा का जो मैदान है, पंजाब का मैदान है, या दक्षिण के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के जो मैदानी भाग है वहाँ पर काफ़ी अच्छा सड़कों का जाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भौगोलिक जो विशेषता है वो इसके अनुकूल है। तो मैदानी भाग होते हैं वहाँ पर सड़कों का विस्तार किया जा सकता है। इसी प्रकार जो पठारी भाग है जिसमें एमपी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, दक्कन का पठार, सड़कों का वितरण काफ़ी विरल देखने को मिलता है। लेकिन पर्वतीय जो क्षेत्र रहते हैं या जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ पर भी सड़कों का जाल जो है वो आपको विरल देखने को मिलता है, यानी काफ़ी कम सड़कें वहाँ पर देखने को मिलता है। उसके पीछे कारण है कि वहाँ पर भौगोलिक जो विशेषता है वो सड़क बनाने के अनुकूल नहीं है। दूसरा, वहाँ पर जनसंख्या भी कम रहती है, तो वहाँ पर डिमांड नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो इसके कारण वहाँ पर सड़कों को ज़्यादा विकसित करना बेनिफिशियल नहीं रहता। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो भारत की सड़कों की प्रॉब्लम्स की बात करें तो लगभग 42.80% जो सड़कें हैं वो अभी भी आज भी कच्चे हैं और भारी वाहन उस पर नहीं चलाए जा सकते हैं। सड़कों की गुणवत्ता काफ़ी ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा रख रखाव की कमी देखने को मिलती है, मरम्मत नहीं हो पाती है। दूसरी जो विशेषता है कि यातायात के मिश्रण से जुड़ी है, यानी एक ही सड़क का उपयोग तेज़ी से चलने वाले वाहन भी कर लेते हैं, दोपहिया वाहन भी करते हैं, ट्रैक्टर भी करते हैं, और धीरे चलने वाली बैलगाड़ी, साइकिल, पैदल व्यक्ति, हर एक प्रकार की जो कह सकते हैं यहाँ पर विशेषता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की जो समस्या है तो उससे जो सड़क है वो काफ़ी जल्दी से टूट जाती है। इसके अलावा सड़कों पर अनेक जो जांच स्थल जो है यानी जो चुंगी नाके हैं, तो उसके कारण यातायात की स्पीड ब्रेकर आप देखें तो भारतीय सड़कों में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इससे वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी होती है, टोल भी ज़्यादा चुकाना पड़ता है, टोल के साथ साथ उसको अच्छी गुणवत्ता वाली सड़क भी नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आरटीओ हैं या पुलिस है वो अक्सर परेशान करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जुर्माने लगाते हैं, तो ये भी काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। दूसरी समस्या है कि भारत की जो सड़कें हैं वहाँ पर आसपास में आपको मरम्मत की दुकानें, हॉस्पिटल की सुविधाएं, टेलीफोन बूथ, शौचालय की व्यवस्था है, भोजनालय, विश्राम की व्यवस्था है, इन सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। तो सड़क की जो सुरक्षा है उस पर काफ़ी कम ध्यान दिया जाता है और यातायात नियमों का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन देखने को मिलता है। निर्माण काल में कम प्रतिलाभ के कारण भारतीय सड़कों की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। तो निजी क्षेत्र की जो भूमिका है यहाँ पर काफ़ी नगण्य देखने को मिलती है। तो निजी क्षेत्र की भूमिका निजीकरण न होने के कारण यहाँ पर सड़कों की जो है हालत काफ़ी ख़राब देखने को मिलती है। लेकिन BOT यानी बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, यानी सड़क बनाओ फिर उस पर टोल वसूल करो और टोल की पूर्ति होने के बाद सरकार को ट्रांसफ़र कर दो, तो इस प्रकार से ये सड़कों की जो गुणवत्ता है धीरे धीरे सुधरती रही है। तो इस पर अलावा भारत में राजमार्ग जो विकास नीति है वह काफ़ी कमज़ोर है। इसके अलावा इसी के कारण यहाँ पर सड़कों के विकास पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए यहाँ पर धन का भी अभाव पाया जाता है। यही कारण है कि जितनी भी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वहाँ पर सड़कों के विकास हेतु केवल 6.9% जो धनराशि है वो आवंटित की गई थी। 8वीं योजना में यह अंशदान घटकर लगभग 3% हो गया, यानी सड़कों के माध्यम या सड़कों के विकास में भी सरकार की जो रुचि है
वह भी कमज़ोर नज़र आ रही है। इसके अलावा हज़ारों ऐसे गांव हैं जो मौसम में उपयोग करने वाली पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं। बरसात में इस गांवों पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। यानी आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर पक्की सड़कें नहीं देखी जाती हैं। तो इस प्रकार की जो असुविधा है वो देखने को मिलती है। रेल परिवहन की बात करें तो देश के आंतरिक परिवहन का जो आधार है वो रेल परिवहन के रूप में देखा जा सकता है। एशिया में प्रथम लेकिन विश्व में लगभग चौथा सबसे बड़ा रेल का जाला यहाँ पर देखने को मिलता है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, चाहे कृषि की बात है, चाहे सामाजिक आर्थिक विकास की बात कराए, तो वहाँ पर रेल की जो भूमिका है काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आती है। यहाँ पर न केवल यात्री सुविधा देती है बल्कि जो भार है उसकी वहन को देखें या फिर नौकरी के आधार पर देखें तो भी सबसे बड़ा उपक्रम माना जाता है। भारत में जो रेलों की जो शुरुआत हुई थी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में लगभग 34 किलोमीटर की जो रेल चलाकर सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद 1854 में कोलकाता के रानीगंज, 1856 में चेन्नई के अकानम के बीच जो है रेल परिवहन की सुविधा शुरू हुई थी। ब्रिटिश काल में जो लॉर्ड डलहौजी थे उसके प्रयास में भारत में देश के जो विभिन्न जो भाग हैं उनके नगरों को जोड़ने की योजना स्टार्ट की गई थी। 1871 में कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के जो प्रेसिडेंसी जो नगर थे उनके बीच रेल यातायात की सुविधा प्रारंभ कर दी गई थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे हमने इस रेलों के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया। तो ये भी एक 1925 में भारत की जो प्रथम जो कंपनी का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, तो उसके बाद 1950 में रेल लाइनों की जो लंबाई है वो लगभग 53,596 किलोमीटर तक हो गई। स्वतंत्रता के बाद रेल नीतियाँ तैयार की गई। इसके माध्यम से यातायात में जो गर्मावरोध है उसमें कमी लाई गई, यात्रा सुविधाएं बढ़ाई गई और रेलों की जो लंबाई है वो धीरे धीरे बढ़ाती चली गई। भारत में अगर रेल मार्गों की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर रेल की 3 गेज लाइन, 3 गेज का अर्थ होता है कि दो पटरियाँ हैं, उन 2 पटरियों के बीच में गैप कितना है। तो जो सबसे बड़ी जो गेज वाली होती है उसे ब्रॉड गेज कहा जाता है। दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी होती है 1.676 मीटर इनके बीच में गैप होता है। तो इस प्रकार के जो रेल मार्ग है लगभग भारत में जितने भी जो रेल मार्ग है उसका 74.4% आपको ब्रॉड गेज देखने को मिलेगा। 21% जो क्षेत्र है वो मीटर गेज का है, यानी पटरियों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर तक आपको देखने को मिलेगा, यानी 3-3.25 फीट तक जो बीच में गैप रहता है तो वह मीटर गेज कहलाता है। और काफ़ी छोटी होती है तो उसे हम नैरो गेज के नाम से जानते हैं। 0.762 मीटर आपको या 0.610 मीटर तक आपको देखने को मिलती है। लगभग 4.94% जो है इस प्रकार के मार्ग देखने को मिलते हैं। अब रेल की बात करते हैं तो रेल कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो वो डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र की स्थलाकृति किस प्रकार की है, वहाँ पर जनसंख्या कितनी रहती है और वहाँ की आर्थिक संरचना किस प्रकार की है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट होते हैं किसी क्षेत्र की जो परिवहन व्यवस्था है उस पर प्रभाव डालते हैं। तो भारत के जो मैदानी भाग है जहाँ पर भूतल काफ़ी समतल मिलता है, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, कृषि उत्पादकता काफ़ी अधिक है, ढाल बहुत कम देखने को मिलता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेलों का विकास हुआ है। इसके अलावा छोटा नागपुर का जो पठार है जो काफ़ी मिनरल्स जो रिसोर्सेज का एक गढ़ के रूप में देखा जाता है, वहाँ पर रेलों का विकास काफ़ी अधिक हुआ है। इसके अलावा जो दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, कपास उत्पादक क्षेत्र है या अन्य जो जनसंख्या घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं और मुंबई जैसे जो बंदरगाह क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर औद्योगिक केंद्र होने के कारण यहाँ पर रेल मार्गों का काफ़ी विकास हुआ है। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से, पर्यटन दृष्टि से हर प्रकार के महत्व देखते हुए यहाँ पर रेलों का काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ तक हमने पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी रेलों का विकास काफ़ी अच्छी मात्रा में किया है। रेल यातायात की बात करें तो लोकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, उन सभी के आधार पर मुख्य जो रेल मार्गों में बांटा जा सकता है। जो बड़े बड़े जो महानगर है जैसे कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, वहाँ पर यात्री यातायात का सर्वाधिक केंद्र पाया जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है ट्रांसपोर्टेशन की। तो यहाँ पर लंबी लंबी जो दूरी की जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पर चलाई जाती है। इसी कारण मुंबई से पुणे, भुसावल, कोलकाता से आसनसोल, खड़गपुर तक इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की लाइनें चली जाती है। तो इसके अलावा हम देख सकते हैं कि खनिज भागों से जो संपन्न क्षेत्र हैं वहाँ पर रेल मार्गों का विकास किया जाता है, या जो कृषि प्रधान जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आपको
जो रेल परिवहन की जो सुविधा है आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो सीमेंट उद्योग है या जो स्टील उद्योग है या अनाज का जो निर्यात या जितने भी जो मिनरल रिसोर्सेज के जो रिजर्व्स वाले क्षेत्र हैं, यहाँ जहाँ पर माइंस वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर रेलों का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। इसी के आधार पर हम देख सकते हैं कि भारत की जो महत्वपूर्ण जो रेल परियोजना में कोंकण रेलवे सबसे महत्वपूर्ण है। तो गोवा, महाराष्ट्र और केरल के बीच छोटे छोटे रेल मार्गों का एक समन्वित लिंक प्रदान के लिए लगभग मार्च 1990 में कोंकण रेलवे परियोजना प्रारंभ की गई थी। उसमें आपटा से मैंगलोर तक लगभग 760 किलोमीटर की दूरी का एक ट्रैक तैयार किया गया। इस ट्रैक में लगभग 92 आपको सुरंगें देखने को मिलती हैं, 179 बड़े पुल, 1819 छोटे पुल, 56 रेलवे स्टेशंस, 288 रेलवे क्रॉसिंग्स, रेलवे पर सड़कों की क्रॉसिंग। तो इस प्रकार से इस रेल मार्ग पर रत्नागिरी के निकट कारगुडे नामक स्थान पर एक सुरंग है, लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी है, जो देश की सबसे बड़ी रेल सुरंगों के रूप में जानी जाती है। तो इस प्रकार से जो तटीय क्षेत्र है, यानी जो पूरा का पूरा कोस्टल रीजन है, वहाँ पर इस प्रकार से कोंकण रेलवे ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा राष्ट्रीय रेल विकास योजना यानी RRVY जो है उसको 26 दिसंबर 2002 में स्टार्ट किया गया था। 15,000 करोड़ का इसके अंतर्गत निवेश किया गया था। इसका जो कार्य है, जो रेलवे का जो नेटवर्क है, उसको काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ बनाता है। इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो सड़कों के रूप में है, उसके साथ रेलवे में भी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाली हाई डेंसिटी रेल मार्गों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा दोहरीकरण यानी 2 रेलगाड़ियाँ साथ साथ चलेगी और दोनों ही कह सकते हैं कि विद्युत लाइनों के माध्यम से चलेगी, और मालगाड़ियों की जो गति है यहाँ पर इस मार्ग पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा 4 महासेतुओं के निर्माणों को परियोजना, 4 महासेतु के अंतर्गत यानी 2 पुल, जिसमें से एक पटना के अंतर्गत दीघा सोनपुर के मध्य, दूसरा मुंगेर व खगड़िया के मध्य रेल सतह सड़क पुल, ब्रह्मपुत्र नदी पर डिब्रूगढ़ के अंतर्गत बोगीबुल पुल, यह भी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा कोसी नदी पर निर्मला बहतीताई जो बीच का पुल है, ये सारे के सारे पुल, बड़े बड़े पुल बनाने की योजना यहाँ पर स्थापित की गई। इसके अलावा बंदर, जो जितने भी भारत के जितने भी जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, उसको आपस में जोड़ने के लिए रेलवे को काफ़ी विकास किया जाना है। मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो है, चाहे जयपुर मेट्रो है, चाहे बेंगलोर की मेट्रो है, तो ये मेट्रो की जो प्रणाली है वह आपके 25 दिसंबर 2002 से दिल्ली के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। इसके माध्यम से 30,000 से शाहदरा के बीच में ये चलाई गई। तो स्वचालित इस प्रकार की रेलगाड़ियाँ यहाँ पर चलाई गई। अब रेलवे की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर हम चाय की पत्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना हो, चाहे हम बात करें कि कितने भी जो सीमेंट के जो क्षेत्र हैं वहाँ से, या फिर जो मुंबई के जो सूती वस्त्र उद्योग है, उन सभी के बीच में इस प्रकार के जो रेलों का जो मार्ग है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ है। तो ये जो रेलवे के जो है या रेलवे की जो जोन है, जिस प्रकार से लगभग 8-9 जो है जो जोन है मुख्य रूप से जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो मुख्य रूप के जो है, जैसे कि नॉर्थर्न रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, दक्षिण पूर्व रेलवे है, मध्य रेलवे है, दक्षिण रेलवे है, दक्षिण मध्य रेलवे है, उत्तर पूर्व रेलवे है, पूर्वी रेलवे है, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे है। ये रेलवे के अलग अलग जोन हैं जो इस प्रकार के स्वतंत्रता के बाद से ही धीरे धीरे डेवलपमेंट होते रहे हैं और धीरे धीरे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 4 पंख लगाने में लगे हुए हैं। यानी अर्थव्यवस्था को काफ़ी तेज़ गति से बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन ये तो रहा जिस प्रकार से हमने कहा कि जैसे कि महत्व की बात करें तो राजस्थान या चाहे भारत की बात करें तो रेलवे का जो महत्व इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जितने भी हमारे उपजाऊ और घने बसे हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ पर यात्रियों के माल को ढोना है या यात्रियों को ढोना है, उससे सहायता मिलती है। आय का हमारे प्रमुख साधन है। रेलों के माध्यम से लगभग लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। विभिन्न उद्योग या औद्योगिक या व्यापारिक नवोद्योग हैं आपस में जोड़े जा सकते हैं और सांप्रदायिक और सामाजिक जो संगठन है उसको भी काफ़ी गति मिलती है। यानी भ्रमण प्रीतिया, मनोरंजन की जो सुविधा, यानी पर्यटन को भी बढ़ाने में इसका योगदान रहता है।
और जो दूर दूर के क्षेत्र है जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते हैं उनको रेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी में पहुँचा दिया जाता है। आपातकाल या अकाल के अंतर्गत तो इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है, जैसे कि राजस्थान के अंतर्गत भी पानी के परिवहन के अंतर्गत भी रेलों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो इस प्रकार से भारत जैसे विशाल देश में उचित प्रशासन और सुरक्षा जो है वो रेलों के माध्यम से, यानी सामरिक दृष्टि से भी इसका काफ़ी महत्व रहा है। लेकिन कुछ संभावना है और कुछ समस्या है, जैसे कि जो परिवहन तंत्र है रेलवे का उस पर काफ़ी ज़्यादा भार है। नई जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए वो चुनौतियों का सामना कर रही है। देश में अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो रेल मार्गों के पहुंच से काफ़ी दूर माने जाते हैं। तो आर्थिक विकास में प्रादेशिक विषमता को दूर करने में इन रेल मार्गों का विस्तार हमें काफ़ी करना होगा, काफ़ी निवेश की व्यवस्था करनी होगी। सड़क मार्ग से इसकी प्रतिस्पर्धा है कि जो सड़कें हैं वह रेल मार्ग के लगभग समांतर चलती हैं, तो सड़कें रेलों के संपूरक के रूप में भूमिका नहीं निभा पा रही है। तो रेलों के कुल जो कर्मचारी हैं, लगभग ये आंकड़ा अभी 18 लाख है, 18 लाख से ये भी काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर काम करते हैं। उनमें से ज़्यादातर कह सकते हैं कि अप्रशिक्षित है। कुल खर्च का लगभग 56% जो है उनके वेतन पर खर्च हो जाता है। तो इससे काफ़ी कम जो है धनराशि बच जाती है जिसको रेलवे पर डेवलपमेंट पर खर्च किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखने को मिलता है। इसके अलावा रेल विभाग जो है वो बिजली बोर्ड और बिजली गृह पर काफ़ी बकाया इसका चलता रहता है, इसकी पूर्ति नहीं हो रहती है। डीजल के दाम जो बढ़ते रहते हैं या जो बिजली के मूल्य बढ़ते रहते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। रेल प्रशासन जो है वो केंद्र सरकार के अध्ययन है जिसमें रेल मंत्री की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसके जो गलत निर्णय होते हैं या लोकप्रियता के लिए माल और यात्री जो भाड़े होते हैं उसमें वृद्धि न करके वो रेल बजट का जो घाटा है वो धीरे धीरे वो बढ़ाते रहते हैं। इसके अलावा रेल के जो काफ़ी उपकरण हैं काफ़ी पुराने हैं, रेलवे लाइन है, सिग्नल व्यवस्था है, संचार तंत्र, ये काफ़ी पुरानी व्यवस्था आज भी चली जा रही है जो काफ़ी समस्याओं के रूप में देखने को मिलता है। तो भी फिर भी ये काफ़ी अच्छे विकल्प के रूप में हमारे सामने नजर। लास्ट है हमारा वायु परिवहन। वायु परिवहन की बात करें तो ब्रिटिश काल में लगभग 1919 में इलाहाबाद से नैनी तक डाक ले जाने के लिए इसका उपयोग किया गया और 1920 के दशक में कुछ हवाई अड्डे बनाए थे। टाटा सन्स लिमिटेड ने घरेलू विमान सेवा अपने खुद के लिए प्रारंभ की गई। इसके अलावा कराची और लाहौर के बीच में भी वायु सेवा प्रारंभ की गई थी, तो उसके लिए 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई थी। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद के समय भारत में 4 बड़ी कंपनियां जो हैं वह अपनी सेवाएं दे रही, जिसमें टाटा सन्स लिमिटेड यानी TCL, TSL, दक्कन एयरवेज, इंडियन नेशनल एयरवेज, एयर सर्विसेज ऑफ इंडियन, ये सारी 4 कंपनियां थी जो भारत में वायु सेवाएं प्रदान करती थी। फिर उसके बाद 1951 में कुछ और कंपनियां इसके अंदर जुड़ी जिसमें भारत एयरवेज, हिमालयन एयरवेज लिमिटेड, कलिंग एयरवेज, एयरवेज इंडिया, ये सारी कंपनियां हैं जो जुड़ी। 1935 में इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और 2 निगम एयर इंडिया और इंडियन जो एयरलाइंस है वह यहाँ पर स्थापित कर दिए गए। तो इसके रूप में इसका गठन किया गया। फिर उदारीकरण के बाद जब खुली आकाश नीति व निजी क्षेत्रों में प्रवेश के अधिकार देने के लिए उसके अंदर काफ़ी परिवर्तन देखने गए और नए ये कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आप देख सकते हैं। तो ये अपने सेवाएं जो हैं इस प्रकार से देते हैं। तो वायु मार्गों का जो जाल है वो यहाँ पर इस प्रकार से इस मैप के माध्यम से देखा जा सकता है। भारत में वायु एयर सर्विसेज की बात करें तो सिविल एविएशन जो भारतीय नागरिक विमानन जो कंपनी है उसके द्वारा वायु सेवाएं यहाँ पर संचालित की जाती हैं। फरवरी 2007 से सरकारी जो क्षेत्र है उसकी कंपनी एयर इंडिया जो है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा जो उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस जो घरेलू और पड़ोसी देशों के बीच में विमान सेवा प्रोवाइड कराती है। इन दोनों को मिलाकर इंडियन के नाम से विमान सेना प्रारंभ की थी और उसका जो मुख्यालय है वो मुंबई था। वर्तमान में इंडियन के पास लगभग 120 विमानों का बेड़ा है, ये समय समय पर बदलता रहता है। 43 अंतर्राष्ट्रीय व 13 घरेलू उड़ान संचालित की जाती है। इसका लगभग 100 से अधिक देशों के पास द्विपक्षीय समझौता है। इसके अंतर्गत USA, यूरोप, रूस, पूर्वी एशिया, सुदूर पूर्व अफ्रीका, इन सभी को यहाँ पर नियमित सुविधाएं प्रदान की जाती है। जेट एयरवेज, जेट लाइट, किंगफिशर, एयर दक्कन, स्पाइस जेट,
पोरामाइंडर, एयरवेज, गो एयर, ये सारी जो कंपनियां हैं वो इस संबंध में सेवा दी जाती है। अब इसके क्या लाभ हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र में लाभ मिलते हैं तो काफ़ी, यानी दुनिया जब एक ग्लोबल विलेज के रूप में हम देखते हैं तो उसके साथ साथ हम धीरे धीरे कह सकते हैं कि कच्चा माल जो है एक राष्ट्र से दूसरे माध्यम से आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो निर्मित वस्तुएं हैं या कच्चे माल के रूप में हम अपनी औद्योगिक आवश्यकताओं को हैं इसके माध्यम से पूरा करते हैं। माल ढुलाई की बात करते हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है हवाई अड्डों पर लगभग 14.4 लाख टन जो माल 2005-06 में उठाया गया था। ये संख्या है वो निरंतर बढ़ती रहती है। इसके अंदर उपकरण हैं, विभिन्न प्रकार के रत्न आभूषण वैज्ञानिक उपकरण जो एक राज्य से, एक देश से दूसरे राज्य देश तक इनको भेजा जाता है। कृषि विकास या वनों की सुरक्षा, तो दवाइयों का छिड़काव करना हो या किसी प्रकार का हवाई सर्वेक्षण करना है, उसका उपयोग करने में हवाई एरोप्लेन्स का उपयोग किया जाता है। वनों में लगने वाली आग या जो दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर सड़कें या रेल मार्ग नहीं बनाए जा सकते, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो विश्व की सबसे बड़ी एयरफोर्स के रूप में भारत की भी एयरफोर्स मानी जाती है, तो उसके माध्यम से वो सामरिक भूमिका निभाती है। भौगोलिक सर्वेक्षण हो या पर्यटन क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, इसका उपयोग किया जाता है। ये इतना कुछ होते हुए भी कुछ समस्याएं हैं। अब समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो समस्याओं की बात करते हैं तो एयरलाइंस के लिए समस्याएं, तो सबसे पहले है कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पूंजी लगानी पड़ती है। तो आए दिन यहाँ पर हड़ताल होती रहती है, सरकारी हस्तक्षेप होते हैं, नौकरशाही होती है, कई प्रकार के राजनीतिक संबंध जब खराब होती हैं तो इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। काफ़ी महंगी होती है, तो जनसंख्या के एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग से आता है वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता है। इसके अलावा ईंधन में वृद्धि हो जाती है, ईंधन के जो भाव होते हैं उसमें वृद्धि, खराब मौसम होता है या जो पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो ये ऐसी समस्या भी देखने को मिलती है। हमारे पास जितनी आवश्यकता है उतने विमान नहीं है, इसके कारण भी ये एक खराब परिवहन के साधन के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रशिक्षण और दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, इसके कारण लोगों का जो रुख है इस यातायात के साधन की तरफ कम देखने को मिलता है। बात करते हैं जल परिवहन। जल परिवहन के अंतर्गत हम दो प्रकार के जल मार्गों को रख सकते हैं, एक तो आंतरिक जल मार्ग और एक होता है समुद्री। आंतरिक जल मार्ग का अर्थ होता है यानी नदियों, नहरों या छोटी छोटी सी झीलें जो हैं यह संकरी खाड़ियों के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में भारत की बात करें तो लगभग 14,500 किलोमीटर नौगामी जल मार्ग की सुविधा यहाँ पर देखने को मिलती है। भारत में चूँकि सदावाहिनी नदियों की कमी है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इस प्रकार के जल मार्ग विकसित नहीं हो पाए हैं। फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की लगभग यानी भारत की जो परिवहन प्रणाली है उसका योगदान जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सदाबहानी नदियाँ भी नहीं देखने को मिलती हैं, धरातल भी काफ़ी ऊबड़ खाबड़ देखने को मिलती है। देश की पूर्व जो जहाँ पर नाव चलाई जा सकती है, तो गंगा नदी तंत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जो हमेशा साल भर चलती रहती है, साल भर इसके अंदर पानी की उपलब्धता रहती है। इसी कारण हल्दिया से इलाहाबाद तक स्टीमर चलाने योग्य इसे बनाया गया है और यहीं पर नेशनल हाईवेज नंबर यानी वाटरवेज जो हाईवे हैं वो वहाँ पर स्थापित किए गए। इसके अलावा फरक्का बांध द्वारा नदी के जल के जो बहाव है उसको नियंत्रित किया जाता है। हुगली नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पर गंगा नदी का कोलकाता और डायमंड हार्बर तक नदी परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। तो भारत में अगर हम इस प्रकार से हैं वहाँ पर जो लोअर लैंड है वहाँ पर भी नौ का परिवहन किया जा सकता है। इसके अलावा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियां हैं वो केवल बारिश के दिनों में ही चलती हैं, तो यहाँ पर जो उसके निचले हिस्से हैं वहाँ पर इसका ही जो परिवहन है वो किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक नहरें और विभिन्न मार्ग से इस प्रकार से 4 प्रकार के भारत के अंतर्गत परिवहन की सुविधाएं देखने को मिलती है।